नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। संगठन पर्व 2024 को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी। बेहद अहम बैठक, सभी जिलाध्यक्ष प्रभारी पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया है। संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नरेश बंसल इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह होंगे मौजूद। आज सुबह विश्वेश्वरैया हॉल में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम दिग्गज मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो संगठन पर्व को लेकर ये बैठक की जा रही है। 2024 में किस तरीके से संगठन चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी, इस बैठक में उस तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। इस बैठक में कई दिग्गज मंत्री शामिल होंगे। सभी जिलाध्यक्ष प्रभारी पदाधिकारियों को भी लखनऊ तलब किया गया है। संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नरेश बंसल इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी इस बैठक में मौजूद होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी, वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी बेहद सक्रिय नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार भाजपा धरातल पर सक्रिय नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, संगठन पर्व को लेकर भाजपा की ये बड़ी बैठक है, क्या कुछ जानकारी, क्या बैठक शुरू हो गई है? देखिए, आज राजधानी लखनऊ में भाजपा की कार्यशाला आयोजित होगी। यह कार्यशाला चुनावी कार्यशाला होगी। धरातल स्तर पर किस तरह तैयारी करनी है 27 के दल की, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं तो चुनाव के 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। इससे कहीं न कहीं जोश हाई हुआ है, लेकिन बीजेपी को यह अच्छी तरह पता है कि अगर आने वाले समय में मेहनत नहीं की जाएगी, ग्रास रूट पर वर्क नहीं होगा, तो लोकसभा चुनाव की तरह यहाँ भी उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतते हुए बीजेपी को करारा प्रहार किया, करारा झटका दिया, इससे कहीं न कहीं जो है उस चुनाव के रिजल्ट से बीजेपी से बुरी तो जरूर है, लेकिन सतर्क जरूर है। क्योंकि जिस तरह से अब 27 का चुनाव होना है और यूपी में 27 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है और अपने को मजबूत खड़ा रखने के लिए बीजेपी ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। आज जो बैठक होगी इसमें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई ऐसे दिग्गज होंगे जो तो चुनाव में मिली जीत और जो सीटें हारी है उस पर मंथन होगा, रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर क्या। बिल्कुल आसिफ, लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को झटका लगा था। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी 2027 की रणनीति इस बैठक में तैयार कर सकती है, क्या कुछ वो खास रणनीति? रणनीति बीजेपी की काफी अहम रहती है और इस तरह से इनके पन्ना पढ़ने से जुटते हैं। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हुआ एक्टिव हो जाते हैं और कहीं भी कोई वोट दूसरे पाले में ना जाए, इसके लिए भी पूरी रणनीति रहती है। और जिस तरह से 27 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है पीडीए फार्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी और पीडीए फार्मूले पर ही धार देगी। तो सपा का मुख्य फोकस है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी पाले में चले जाएं। लेकिन वहीं बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी सबका साथ सबका विकास नारे पर चलकर अपना परचम 27 के घर में लहराना चाहती है। और यही वजह है कि जिस तरह से अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो पुनर्की में जिस तरह से मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ गया और जो सपा प्रत्याशी था वह मुस्लिम था, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर साइकिल की जो है जमानत जब्त हो गई। सपा प्रत्याशी की इस तरह से हार से कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी तरह से टेंशन में दिखाई दिए। हालांकि जो है कई ऐसे वीडियो जारी करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि यहाँ पर
बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। बिल्कुल आसिफ, उपचुनाव महज ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है 27 की, और इसके लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। धरातल पर ताकत झोंकी जा रही है। संगठन पर की आज बैठक है भाजपा की तरफ से, इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं आसिफ? देखिए श्रुति, अगर बात करें भाजपा के बैठक की, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, इसके अलावा जो व्यापारी नेता हैं और साथ ही साथ जो भी संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वह इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, और साथ ही साथ जो अहम कार्यकर्ता है उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। और खासकर करहल और सीतामऊ सीट को लेकर भी एक मंथन होगा कि यहाँ सपा भले ही जीती है लेकिन कम वोटों के अंतर से जीती है। सीतामऊ की बात करें तो करीब 8,000 वोटों से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी को जीत मिली है। वहीं करहल सीट की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन जो सपा प्रत्याशी थे तेज प्रताप यादव, उन्हें लगभग 14,000 वोटों से जीत मिली है। तो इस सीट पर भी पूरी तरह से फोकस रहेगा। और साथ ही साथ सुर्ती मिल्कीपुर सीट पर भी अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, और बीजेपी के लिए यह सीट काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की सीट लोकसभा में बीजेपी ने छीन ली और बड़ा झटका दिया, यह जो है बड़ा झटका कहीं न कहीं बीजेपी मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज कराने के बाद अपना पूरा जो है बदला ले सकती है। हालांकि बिल्कुल अयोध्या के मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए साख और नाक का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, लिटमस टेस्ट की तरह सपा इसको देखेगी, क्योंकि अयोध्या के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल की रफ्तार को बुलंद किया था, और ये बड़ी जीत भी समाजवादी पार्टी के लिए मानी जा रही थी। ऐसे में भाजपा की तरफ से मिल्कीपुर सीट पर विजयी होने के लिए क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, अगर बात करें मिल्कीपुर सीट तो अब सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव होने बाकी है। 9 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, और 9 सीटों के जो चुनाव परिणाम आए हैं बीजेपी के लिए कहीं न कहीं संजीवनी है। अब मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यह श्री राम नगरी की अयोध्या की यह मिल्कीपुर सीट काफी अहम है, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, और यहाँ पर एक विशेष रणनीति के तहत इस सीट पर कब्जा करने के लिए जो है बीजेपी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। आज जो बैठक होगी उसमें भी इस सीट को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह इस सीट पर अपना परचम लहराया जाए, क्योंकि यह सीट कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक का सवाल भी बन चुकी है, क्योंकि इसकी बागडोर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। हालांकि कटेरी सीट में जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई और उसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा किया, कटेरी सीट भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बनी थी। बिल्कुल, ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही मिल्कीपुर सीट को लेकर अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव के बाद मिल्कीपुर सीट के नतीजे क्या कुछ होते हैं और किसके पक्ष में होते हैं। आप बने रहिए आसिफ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी आज के इस बैठक में मौजूद होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। वही खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि खालिद रशीद फिरंगी महली पर अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने बताया है कि बगैर मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा था निर्माण। इसी को लेकर एलडीए के प्रवर्तन जोन 7 की टीम ने नोटिस जारी किया है। लखनऊ से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। पुलिस चौकी के पास पर्ची गली में बिना मानचित्र के अवैध निर्माण कराने के लिए आरोप को लेकर एलडीए ने मौलाना फिरंगी महली को यह नोटिस जारी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, मौलाना को नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और लगातार जो है एलडीए कार्रवाई भी कर रहा है। अगर बात करें राशिद फिरंगी महल के जो निर्माण किया गया है या
एलडीए के 7 जोन में है। बताया जा रहा है कि इसका मानचित्र नहीं पास किया गया था और निर्माण कर लिया गया था। इस मामले की जब जानकारी एलडीए को हुई तो नोटिस भेजा गया है और नोटिस में जवाब मांगा गया है और नोटिस के जरिए यह भी कहा गया है कि निर्माण जो है अवैध है, मानचित्र इसका नहीं पास हुआ है और इसको ढाया भी जा सकता है। फिलहाल जिस तरह से राशि फिरंगी महल के निर्माण को लेकर एलडीए की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, इसको लेकर काफी जो है सरगर्मी भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ धर्मगुरु भी है। हालांकि अगर बात करें क्योंकि एलडीए की कार्रवाई की तो लगातार एलडीए अवैध रूप से रो हाउस, बिल्डिंग और निर्माण को लेकर एक्टिव रहता है। हालांकि कई ऐसे मामले भी है जिसमें एलडीए पर जो है मिली भगत का आरोप भी लगा है और लगता भी रहता है। लेकिन अगर ताजा मामले की बात करें तो एलडीए ने जिस तरह से राशि फिरंगी महल को एक नोटिस भेजा है, इससे कहीं न कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि राशि फिरंगी महल इस नोटिस का जवाब किस तरह देते हैं या फिर निर्माण जो हो रहा है उसे रोककर मानचित्र पास कराने की कोशिश करेंगे या फिर एलडीए। बिल्कुल, अभी अवैध निर्माण को रोक दिया गया है। आज से क्या कुछ हालात है वहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि निर्माण बहुत आगे बढ़ गया था, 2 मंजिला मकान का निर्माण कराया जा चुका था अभी तक। जी सुप्री, जो निर्माण कार्य है वह 2 मंजिला करीब कंप्लीट भी हो चुका था जब इसकी जानकारी एलडीए को लगी। हालांकि जो निर्माण कार्य है करीब महीनों से चल रहा है, लेकिन एलडीए को यह सूचना काफी लेट से मिली। एलडीए ने इस मामले में कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है और एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि मामला अवैध है और कोरम पूरा नहीं करने पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में राशि फिरंगी महल की तरफ से नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है। हालांकि अभी नोटिस ही भेजा गया है, बिल्डिंग सील नहीं की गई है, तो कहीं न कहीं यह भी एलडीए को लग रहा है कि जो कागजी कोरम है वह पूरा किया जा सकता है समय रहते। जी सुर्खी, यानी कि अगर कागजी फॉर्म जो पूरा किया जाएगा तो फिर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में ये अवैध निर्माण फैला हुआ है, नोटिस में क्या कुछ जानकारी दी गई है आज से? देखिए, अगर बात करें अवैध निर्माण की तो अवैध निर्माण जो है करीब 2000 स्क्वायर फुट में जो जानकारी मिली है वह किया जा रहा था और महीनों से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। और इस मामले में कहीं न कहीं जिस तरह से एलडीए की एंट्री हुई, महीनों बाद एंट्री हुई, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अपना नोटिस जारी करने के बाद क्या कुछ एलडीए की तरफ से कार्रवाई की जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 700 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण है जिसको लेकर एलडीए की तरफ से नोटिस जारी की गई है। वही खबर कन्नौज से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई है। वहीं हादसे में 5 डॉक्टरों की मौत हो गई है। बता दें कि लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। सुबह 4 बजे के आसपास ये सड़क हादसा हुआ है। वहीं मरने वाले सभी डॉक्टर पीजी कर रहे थे। सड़क हादसे में मौत के शिकार बने डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर नरदेव की पहचान हुई है और अभी राहत बचाव कार्य जारी है। इस पूरे हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। तो सड़क हादसे में 5 डॉक्टरों की मौत हो गई है। यूपी के कन्नौज में सुबह के समय यह हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी वंदना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना, क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 4 बजे कन्नौज के तिरवा में एक भीतर सड़क हादसा हुआ है जिसमें स्कॉर्पियो सवार 6 लोग इसमें सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ से शादी समारोह से ये जो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो पीजी कर रहे थे जो डॉक्टर्स, वो सैफई लौट रहे थे। उसी वक्त डिवाइडर से कार टकराई और दूसरी तरफ जाकर जहाँ सामने से आ रहे ट्रक में कार की इस तरीके से भिड़ंत हुई कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत होगी, वहीं 1 लोग घायल है। जी बिल्कुल, 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
क्या शराब के नशे में, क्योंकि ये लोग शादी समारोह से वापस आ रहे थे, क्या शराब के नशे में थे या फिर कोई और वजह? निश्चित तौर पर अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कल ये सभी कार सवार डॉक्टर्स लखनऊ शादी समारोह में गए थे, वहां से लौट रहे थे सफाई के लिए। तो अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कहीं न कहीं नींद की झपकी आने के कारण ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पर कन्नौज के जो मेडिकल हॉस्पिटल के जो प्राचार्य हैं प्रिंसिपाल जी, उनके द्वारा बताया गया है कि जो स्कॉर्पियो कार है जिसमें 6 लोग सवार थे, उन्हें यूपीडीआ की टीम द्वारा कन्नौज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था, जहां पर 5 लोगों को मृत पाया गया। वहीं जो एक गंभीर रूप से घायल है, उनके द्वारा बताया गया है कि उनको हेड इंजरी हुई है, इनका भी इलाज कन्नौज में जारी है। जी बिल्कुल, ऐसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया वंदना आपका इन तमाम जानकारी। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग डॉक्टर बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड पर बैठक की जाएगी। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की आज बड़ी बैठक है, ड्राफ्ट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि बिल पर चर्चा भी की जाएगी। विपक्ष समिति के कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर सकता है, तो वक्फ को लेकर बैठक की जाएगी। ड्राफ्ट पेश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि बिल पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष समिति के कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर सकता है। वहीं खबर मैनपुरी से है, जहां करहल के नवनिर्वाचित विधायक तेज प्रताप यादव ने मीडिया से रूबरू होकर संविधान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा पुराने ढर्रे पर उतर आई है और चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही है। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या पर विधायक तेज प्रताप यादव बोले कि भाजपा दोषियों को बचाने का काम करती है। जिस तरह से लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ जो सरकार ने किया और लगातार संविधान के नाम पर ये लोग जो है बदलाव करने की जो बात करते हैं, अभी जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन इन लोगों ने किया, चाहे उसी समूह सीट हो, चाहे आपकी मीरापुर हो या आपकी कुंदरकी हो, बिल्कुल जो है संविधान को तार-तार नौन कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। तो आज हम सब लोगों ने आज संविधान दिवस पर ये शपथ ली कि संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी और मजबूती के साथ संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। और भाजपा जो संविधान बदलने की बात करती है, और बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो गरीब, पिछड़े, दलित और जो शोषित समाज था उसको आगे लाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहे और मजबूत हो, इस पर कैसे काम किया जाए उस पर चर्चा आज हम लोग। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से कई जगह इन्होंने प्रयास किया माहौल खराब करने का, चाहे पहले बहराइच का मामला रहा हो, अयोध्या में भी एक मामला हुआ, तो लगातार सरकार इस प्रयास में है किसी तरीके से जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़े, क्योंकि सरकार के पास आज कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो लोगों के बीच में जा सके। काम इन्होंने कुछ किए नहीं है और चुनाव अब सामने है, 2 साल बाद चुनाव है, तो ये फिर से जो है जो पुराना ढर्रा इनका था हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, आज उसी को जो है मजबूत करने के लिए उन्होंने दंगे कराए हैं। और आगे भी आप देखिएगा निश्चित कोई ना कोई बड़ा खुद से जो है कहीं ना कहीं दंगा कराने का प्रयास सरकार कर रही है। वहीं संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई सुनियोजित हिंसा में चौंकाने वाली कहानी सामने आई। जेल भेजे गए 27 आरोपियों से पूछताछ में पूरी प्लानिंग से हुई हिंसा की कहानी अब उजागर हो गई है। पुलिस के अनुसार तय तैयारी के अनुसार ही पहले से घरों की छतों पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें रखी गई थी। महिलाओं को 2 टूक संदेश भी दिया गया था कि यदि मोर्चा लेने के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घिर जाए तो बचाव के लिए छतों से वार कर देना, और हुआ भी यही जो नहीं होना चाहिए था। संभल की हिंसा की आग अभी तक बरकरार है। उपद्रवियों के हावी होने पर पुलिस ने जब सख्ती की तो छतों से महिलाओं ने मोर्चा भी संभाला। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया गया, ईंट, पत्थर और कांच की बोतलों से वार किया गया। इस पर पुलिस तीतर बितर भी हुई और मौका पाकर उपद्रवियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी।
आरोपियों से सरगना और हिंसा से जुड़े प्रमुख लोगों के नाम भी पता चल चुके हैं, जिनकी तलाश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो संभल हिंसा से ये चौंकाने वाली खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं और हिंसा की कहानी अब उजागर हो गई है। प्री प्लान, ये पूरा हिंसा की कहानी प्री प्लानिंग थी और छतों पर ईंट और पत्थर इकट्ठा किए गए थे। वही खबर बुलंदशहर से, जहां ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। आश्रम में स्थित कमरे में लहूलुहान शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं और मामले की गहनता से जांच करने में जुटे हैं। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज अड्डे के निकट स्थित वाल्मीकि आश्रम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ईंट से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। तो वही खबर मथुरा से, जहां बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से ब्रिज के संतों में भारी रोष है। वही संतों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। इस्कॉन के जनसंपर्क अधिकारी लोचन दास ने कहा है कि चिन्मय प्रभु ने इस्कॉन के लिए काफी योगदान किया। जिस तरह से उनको अचानक से एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, हम भारत सरकार के जरिए यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चिन्मय प्रभु की रिहाई कराई जाए। लोचन दास ने कहा है कि हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे कि आखिर इस मामले से कैसे निपटा जाए। देखिए, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी की जो गिरफ्तारी हुई है वह पूरे सनातन पर हमला है, वो हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि तत्काल पुजारी की गिरफ्तारी से वहां रिहाई कराई जाए और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन धर्म की रक्षा की है और उसके लिए जो धर्म और स्थापना के कार्य किए हैं, उसी क्रम में यह गिरफ्तारी हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा हमला है और बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम अपील यही करते हैं कि उसकी तत्काल रिहाई कराई जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि अब सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी करेगा। अगर ऐसे कार्य और ऐसे दुष्कर्म अगर कहीं भी सनातन के खिलाफ होंगे तो पूरा सनातन धर्म एक है। तो हमारा इस्कॉन जो इंचार्ज फॉलोअर थे, बड़े लीडर की तरह बहुत योगदान दिए है इस्कॉन के प्रति। कल हम सुनने में आया, कल अचानक उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को यही अनुरोध करते हैं कि उनको सही तरीके से छोड़ दिया जाए और पूरी कानून प्रक्रिया से फॉलो करते हुए नियम को पालन किया जाए और उनको जल्दी रिहा करने की हम मांग करते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।